340 नहीं 370, अरे नहीं 400 पार होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने से पहले पान की दुकान से लेकर चाय की टपरी पर बैठे लोग और न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठे एंकर्स और बीजेपी नेता कई ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे। जब एग्जिट पोल इसी तर्ज पर आए तो बीजेपी के लिए मानो बागों में बहार ही था। न्यूज़ चैनल्स पर एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों मुस्कान को मंद रखने की जहमत नहीं उठा रहे थे। शेयर मार्केट नज़र बनाए था और कॉन्फिडेंस में पैसे लगा रहा था, लेकिन 2 दिन बाद कहानी, प्लॉट, एक्टर, डायलॉग सब अलग थे। एक तरफा कहे जाने वाले मुकाबले को बराबरी की लड़ाई बनाने की कहानी आखिर लिखी किसने? आखिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में ऐसा क्या किया कि पूरा चुनाव ही पलट गया? पहला, बीजेपी धर्म पर खेलती रही, विपक्ष चुनाव को जनता के मुद्दे पर लाता रहा। राम मंदिर, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, मुस्लिम। इलेक्शन कमीशन को छोड़कर शायद सबको दिख रहा था कि पीएम मोदी और बीजेपी के लिए धर्म चुनावी मुद्दा है। पार्टी मंच से लगातार इंडिया गुट को इस मुद्दे पर घेर रही थी। बीजेपी जनता को सिर्फ अपना कथित धार्मिक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो बार बार इशारा विपक्ष की पार्टियों की ओर भी कर रही थी, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक समारोह बताकर नकार दिया था। इसी कड़ी में आगे मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र जैसे प्रहार आते गए। इसके बावजूद राहुल से लेकर अखिलेश, तेजस्वी तक ने बीजेपी की पिच पर खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर लड़ा। विपक्ष कहता रहा कि उसके लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। जब यूपी में पेपर लीक हुआ तो राहुल मंच पर ही अभ्यर्थी को माइक पकड़ा रहे थे। इंडिया गुट एक सुर में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा कर रहा था। फिर विपक्ष ने अपने लड़ाई की स्टाइल को और धारदार किया, खटाखट, खटाखट और खटाखट। इंडिया गुट को मोदी फैक्टर का तोड़ चाहिए था और राहुल से लेकर अखिलेश तक फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। मोदी के एग्रेसिव प्रचार का जवाब उसी अंदाज में दिया। 2014 और 2019 में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के जरिए जिस राहुल गांधी को इमेच्योर करार दिया जा रहा था, वो 5 साल बाद मंच से मोदी को खुद ललकार रहे थे। जिस राहुल गांधी की फिसली जुबान को मीम्स बनाकर राइट विंग के ट्विटर वीर ट्रोल करते थे, अब वो राहुल गांधी खुद पीएम मोदी के भाषणों की बातों को निकालकर मंच से उन पर निशाना साध रहे थे। अब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में राहुल नैरेटिव खुद बदल चुके थे। कुछ ऐसा ही अप्रोच इंडिया गुट के दूसरे बड़े नेताओं का रहा। तेजस्वी ने अपने पिता लालू वाला अंदाज अपनाया। वो मंच पर बीजेपी और सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए गाना सुना रहे थे। कोई कसर बाकी रही तो स्पीकर से पीएम मोदी के पुराने वादों को चलाकर चुटकी ले रहे थे। अखिलेश से केजरीवाल तक सबकी राजनीतिक बैटिंग का स्टाइल यही रहा। ऐसे में जनता के सामने मैसेज यही गया कि इंडिया गुट पिच पर टिकने के लिए आया है और उसे आमने सामने की टक्कर से कोई गुरेज नहीं है। अब विपक्ष के रास्ते में हिचकोले भी आए, लेकिन वो टिके रहें। इसे ऐसे समझिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं अंडा खाता हूँ। कुछ यही हाल इंडिया गुट में शामिल कुछ पार्टियों का था। वे गठबंधन में भी थे और चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ भी। बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में केजरीवाल अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए केजरीवाल तैयार हो गए। लेकिन पंजाब में जिससे सत्ता की चाबी छीनी थी, उससे हाथ मिलाने को राजी न हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इंडिया गुट में शामिल थीं, लेकिन कश्मीर में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ये सब होने के बावजूद अपने अपने राज्य की इन प्रमुख शक्तियों ने गठबंधन नहीं छोड़ा। जनता के बीच एक ही मैसेज गया कि हम साथ साथ हैं। फिर सवाल उठा कि मोदी नहीं तो कौन? और यह सवाल सिर्फ इस बार के चुनाव में नहीं आया, 2019 में भी यह पूछा गया। इंडिया गठबंधन की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। अब नतीजों को देखकर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की यह रणनीति काम आई है। मोदी के सबसे कट्टर आलोचक भी इसे स्वीकार करेंगे कि पिछले 10 सालों में मोदी ने खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। बीजेपी इस बार के चुनाव में सरकार के काम से ज्यादा मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही थी। खुद पीएम मोदी ने अपने 155 चुनावी रैलियों में 2862 बार मोदी कहा। इसके जवाब में जनता के सामने चेहरा रखने की बजाय इंडिया गुट ने संयुक्त मोर्चा खड़ा किया। मोदी के सामने चेहरा न तय करके इंडिया गुट ने मोदी की तुलना से ही खुद को बचा लिया। विपक्ष ने एक और स्टाइल अपनाया। राहुल गांधी मंच पर जब जा रहे थे तो उनके हाथ में संविधान था। राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, यह संविधान बचाने का चुनाव है। इंडिया गुट बीजेपी पर आरोप लगा रहा था कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। मजबूरन मोदी को सामने आना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा जनता को कि ऐसा कुछ उनका इरादा नहीं है। यूपी में पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग लगता है कि काम कर गई है। इंडिया गुट ने यूपी में बड़ा माइलेज हासिल किया है। इसके लिए आप अखिलेश यादव को क्रेडिट दे सकते हैं या खुद वो ले सकते हैं। उन्होंने जिस तरह टिकट का बंटवारा किया है उसमें पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग साफ दिखाई पड़ रही है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। कांग्रेस ने दलित और आदिवासी वोटरों पर भी फोकस किया।
कहानी में कई टर्न आने बाकी हैं। किसी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है, बहुमत एनडीए के पाले में है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एक और लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रही हैं। क्या पता तर्कस में एक और तीर बाकी हो। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो पड़ी। बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।